मुंबई के रेलवे स्टेशन पर रात को 2 बजे के करीब एक लड़का अकेला चीख रहा था, चिल्ला रहा था और 1980 की बात होती है। यानी उस समय लोग दिन के वक्त काम किया करते थे और रात के वक्त लोग ज्यादा सोया करते थे। यानी रेलवे स्टेशन रोड खाली ही नजर आते थे। हालांकि आज आपको ऐसे रोड नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर जैसे ही वो लड़का चीखता है तभी यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी वहां पर सोया हुआ था, जिसकी रात की ड्यूटी होती है। अब वो देखता है कि ये लड़का अपने आप से कह रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी को कोई भी नजर नहीं आता है। ये कह रहा है कि मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर आया था, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, मेरी कोई गलती नहीं है गीत, मुझे मत मारो। अब सफाई कर्मचारी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये व्यक्ति मुझे साफ नजर आ रहा है, ये लड़का ये किसे देखकर ऐसी बातें कर रहा है। तो यहाँ पर ये लड़का ये भी कहता हुआ नजर आता है, देखो ट्रेन आ रही है तो मुझे ट्रेन के सामने मत फेंकना, देखो मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। दोस्तों ये मामला थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से दूर चल रहा था। यहाँ पर ये सफाई कर्मचारी रात के वक्त टॉयलेट करने के लिए उठता है, तो वो जो पब्लिक बाथरूम है उसे यूज नहीं करता है, क्योंकि वहां पर बदबू बहुत ज्यादा थी। तो ये अब बाहर ही कर रहा था, रात के वक्त कौन देखने वाला है। लेकिन जब वो इस लड़के की तरफ बढ़ता है, जैसे ही इस लड़के के पास पहुंचता है तो इस लड़के से कहता है कि ए भाई, तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है और तुझे कौन मार रहा है। दोस्तों जैसे ही इतने लफ्ज ये सफाई कर्मचारी बोलता है, वैसे ही एक बहुत डरावना चेहरा इस व्यक्ति की तरफ होता है, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, और इसे दिखता है कि एक डरावने चेहरे ने इस लड़के की गर्दन पकड़ रखी है। सफाई कर्मचारी वहां से ऐसे भागता है दुम दबाकर कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है। राम 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 करते हुए वहां से भागने लगता है। आखिरकार क्या ये सच है? क्या कोई ऐसा डरावना चेहरा या कोई आत्मा किसी को इतनी प्रबल हो सकती है कि किसी को मार सके, या कोई आत्मा किसी का गला पकड़ सकती है? आखिरकार वो उससे माफी क्यों मांग रहा था? क्या गलती उसने की थी? क्या गलती थी उसकी? क्यों माफी चल रही थी? जब आप सब कुछ सुनोगे ना तो कहीं ना कहीं आप भी कहोगे कि सच और सही हो रहा था। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं एक और रियल स्टोरी और सच्ची स्टोरी, जिस स्टोरी शायद आज लोग कहते हैं ना कि दिमाग पर थोड़ा सा जंग लग गया है, जिस स्टोरी को लोग शायद भूल चुके हैं, क्योंकि वो चैप्टर वहीं पर 1980 में खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी क्या होती है? कहानी 1980 से 3 साल पहले शुरू होती है, और जब पूरी कहानी को सुनोगे तो आपकी भी आंखें भर आएंगी। आपको दुख होगा, तकलीफ होगी किसी के लिए, और मैं आपको ये कहानी, ये घटना सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारे साथ मुंबई चलना होगा। मुंबई में एक विधुर नाम का लड़का रहता है। विधुर बहुत ही खूबसूरत था, गोरा चिट्टा, समझदार घर से, जवान था, खूबसूरत था, पढ़ने लिखने में होशियार था। लेकिन दूसरी तरफ होती है गीत। दोस्तों गीत यहाँ पर अकेली थी, जिंदगी गुजारती है, लेकिन वो अपना जैसे तैसे गुजारा करती है। आपको पता है मुंबई की परिस्थितियां पहले से ही ऐसी रही हैं। वहां पर लोग आपको लावारिस ज्यादा मिलेंगे, अपनापन वहां पर आपको ढूंढे से भी शायद किसी रईसजादे के घर में भी नजर नहीं आएगा। विधुर इस लड़की पर फिदा हो जाता है। इस लड़की का नाम गीत था, और सच में ही गीत की तरह ये बड़ी खूबसूरत थी, बहुत सुंदर लड़की होती है। इस गीत की माँ होती है और पिता होता है, और बहुत ही ये गरीब, कहते हैं ना कि गरीब हालात में थे, बस गुजारा कर रहे थे। ये लड़की कुछ पैकेट बेचकर या कुछ ऐसा काम कर कर अपने घर का गुजारा करती है। विदुर का एक रास्ते से रोज आना जाना था, तो ये इस लड़की को देखता है, तो इस लड़की को ये पसंद करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर गीत जो थी उसकी नीली आंखें, सुंदर कोमल काया, और लगता ही नहीं था कि ये इतने गरीब हैं, लेकिन उसके कपड़े चीख चीख कर गवाही देते हैं कि वो गरीब परिवार से है। ये लड़की अपने माँ बाप का गुजारा कर रही थी, और माँ बाप इसके एक चीज में बहुत ही ज्यादा थे। माँ बाप ने कहा था कि बेटी देखो, हम गांव के इलाके के हैं, यहाँ पर ये कुछ बनने के लिए आए थे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीछे से रहने वाले होते हैं, तो माँ बाप कहते हैं कि बेटी कुछ भी करो, कितना भी कमाओ, लेकिन कभी हमारी मान मर्यादा को दांव पर मत रख देना, क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीबी में थे।
बेटी कमाती थी, उसी से पालन पोषण होता है। और उस समय आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी आसानी इस वजह से हो जाती है कि घर में जिसमें रहते हैं वहाँ पर किराया वराया भी ज़्यादा नहीं रहता है। अब ये यहाँ पर विदुर जब इस पर नज़र डालता है तो दोनों की नज़दीकियाँ, मतलब ये इसके पीछे लग जाता है। ये इसे कह कर बुलाता है, कहता है कि गीत पहली बार इससे सामान खरीदता है। उसके बाद इन दोनों की आपस में बोलचाल होती है, ये पैसे मांगती है। तो विदुर यहाँ पर इसके करीबन 3 रुपये रख लेता है। वो कहती है कि ये बाबू 3 रुपये मत रखो, तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं। मैं अपने माँ बाप का पेट पालती हूँ और तुम अगर मेरे 3 रुपये रखोगे तो देखो ये बेईमानी होगी, तुम्हें पाप लगेगा। अब इसकी बातों को सुनकर जो विदुर होता है बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि अरे तुम्हारी वाणी बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत खूबसूरत आवाज़ है तुम्हारी। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि मेरी आवाज़ से तुम्हें क्या लेना है, काम करो, तुमने जो काम किया उसके पैसे दो, मेरे जो सामान लिया वरना मेरा सामान वापस दो। तो इन दोनों की झड़प हो जाती है, लेकिन विदुर को ये झड़प बहुत अच्छी लगती है। 3 रुपये देता ही नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर गीत इस बात का ध्यान रखती है कि भाई मेरे 3 रुपये इसने ले लिए हैं। उस समय 3 रुपये बहुत महत्व रखा करते थे। यहाँ पर दोस्तों दूसरा दिन होता है, क्योंकि विदुर रोज इसी जगह से जाया करता था और यहीं पर ये लड़की छोटा सा काम किया करती थी। जैसे ही विदुर आता है तो इसके सामने खड़ी हो जाती है, कहती है कि आज नहीं जाने दूंगे, मेरे पैसे दो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। विदुर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम अपना मुझे नाम बता दो। वो कहती है कि क्यों, नाम क्यों बताऊं मैं तुम्हें अपना। लेकिन जैसे ज्यादा विदुर कहता है तो कहती है कि मेरा नाम गीत है, क्या कर लोगे तुम मेरा नाम जानकर, क्या मेरे संग गलत करने का इरादा है तुम्हारा। क्योंकि ये बहुत सख्त और कठोर रहा करती थी। जिम्मेदारियों ने कंधों पर इतना बोझ डाल दिया था कि छोटी सी उम्र में एक लड़की बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी थी। दूसरी तरफ पिता और माँ भी थोड़ा बहुत कुछ काम किया करते थे, अक्सर उनकी बीमारियां, थोड़ा बहुत काम ऐसा कर लिया करते थे। इसी तरह से इनका परिवार चल रहा था। लेकिन भाई अपनी इज्जत इनकी बहुत ज़्यादा थी, मतलब इज्जत मान मर्यादा इसको बहुत ही महत्व दिया करते थे। यहाँ पर विदुर को जब नाम पता चलता है तो विदुर बहुत खुश हो जाता है। इसके नाम, इसकी आंखों में, ख्यालों में, कहते हैं ना कि वो प्यार वाली सारंग, हालांकि भाई हमें तो इतना ज़्यादा तजुर्बा है नहीं, तो इसे प्यार हो जाता है। विदुर को गीत से प्यार हो जाता है। अब जब रोज एक लड़का आपका पीछा कर रहा है तो आप भी समझते हो क्यों कर रहा है। जब दोनों की प्रेम कहानी चलने लगती है तो गीत कहती है कि देखो मैं बहुत गरीब घर से हूँ और तुम मुझे कहीं के शहजादे लग रहे हो, तो मेरी तेरी नहीं बनेगी। तुम समझ लो मेरी तेरी तो बन ही नहीं सकती है। तुम ऐसा करो, मुझसे दूरी बना कर रखो, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। विदुर कहता है कि कुछ भी हो जाए गीत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो डायरेक्टली आकर प्रपोज कर देता है, क्योंकि गीत पढ़ी लिखी भी नहीं थी। विदुर पढ़ा लिखा था लेकिन गीत पढ़ी लिखी नहीं होती है। इसके बाद विदुर जो होता है, अब ये जब प्रपोज करता है, इजहार कर देता है, तो गीत भी कहीं ना कहीं इस लड़के को पसंद करने लगी थी, क्योंकि रोज किसी ना किसी बात पर टहना टहनी इन दोनों की हुआ करती थी। अब दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो विदुर होता है, इसका भाई एक दिन इसके साथ आता है। तो यहाँ पर गीत को पता नहीं होता कि विदुर का भाई उसके साथ आया है। और गीत जैसे रोज बात करती है, कहती है कि आप आ गए, मैं तो आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। तो जब व्यवहार देखता है विदुर का भाई विदुर के साथ इस लड़की का, तो वो समझ जाता है, क्योंकि वो भी समझदार था। वो कुछ नहीं बोलता है और विदुर का हाथ दबा देता है। वो पूरे रास्ते इनकी बातों को सुनता है। उसे पता चल जाता है कि हमारा भाई एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जो स्टेशन पर सामान बेचती है। ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, एक लड़का इतना कमाने वाला और वो ऐसी लड़की से प्यार करे। अब ये भाई झट से जाकर घर बता देता है। घर जैसे ही विदुर की ये बातें पता चलती हैं तो घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तू हमारी मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिलाना चाहता है, तू सब कुछ खत्म करना चाहता है, तू क्या चाहता है, एक ऐसी लड़की से प्रेम जो स्टेशन पर सामान बेचती है, लोग क्या कहेंगे, पूरी कॉलोनी में हमारी थूथू हो जाएगी। विदुर किसी की भी बातों को नहीं सुनता है। विदुर इन सारी बातों को बताता है और कहता है कि मेरे घर वाले कुछ ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर गीत कहती है कि देखो अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया ना तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैंने पहला और आखिरी प्यार तुमसे ही किया है, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह पाऊंगी। मेरे बाबा जो शराब पीते हैं, माँ मेरी बीमार रहती है, बाबा भी अक्सर बीमार रहते हैं।
और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बिना उनका कोई ख्याल रखने वाला है नहीं। अगर तुम्हारे घर से कोई भी ऐसी बात आई या तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी जिंदगी इस दुनिया से दूर कर दूंगी। यहाँ पर गीत सख्त वार्निंग दे देती है अपने प्रेमी को। दूसरी तरफ दोस्तों क्या होता है, दूसरी तरफ यहाँ पर विदुर का परिवार एक कड़ा फैसला ले लेता है, विदुर का रास्ता बदल देता है। जो भाई उनकी बातें सुन रहा था उसे गीत के पास भेजा जाता है धमकी के लिए, और कहा जाता है कि कहना कि विदुर की सगाई पक्की हो गई है, विदुर की सगाई उसकी मर्जी से हो रही है। और विदुर यहाँ पर बहुत मना करता है लेकिन उसे बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का जो छोटा भाई होता है वो जाकर गीत को वो खत दे देता है जिस पर विदुर की राइटिंग में, क्योंकि छोटा भाई माहिर था, हालांकि उसे गीत को क्या पता, लेकिन वो पढ़ना भी नहीं जानती है। अब यहाँ पर ये भाई ही पढ़कर सुनाता है, कहता है कि विदुर की सगाई हो चुकी है, अब तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती, ख्वाब भूल जाओ और कभी उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। गीत जो इतना लगाव हो चुका था, क्योंकि 1.5 साल से वो चुपके मिल रहे थे और उनका प्यार सच्चा प्यार था। अब कैसे एक प्रेमी बताए कि मैं तो यहाँ पर इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर रखा है। दोस्तों यहाँ पर गीत को कुछ भी नहीं सूझता है। वो 4 से 5 दिन तक इंतजार करती है, 5 से 6 दिन तक इंतजार करती है और करीबन 15 दिन वो इंतजार करती है। 15 दिन तक उसको यहाँ पर विदुर की कोई खैर खबर नहीं होती है और वो ट्रेन के सामने खड़ी थी। ट्रेन आने को थी और उसके दिमाग में वही सवाल जवाब सब गूंज रहे थे कि तुम हमारे घर लायक नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने हमारे घर के लड़के को पटाया है, ज़बरदस्ती तुमने उसके साथ ऐसा किया है, क्योंकि देवर जो बनता या विदुर का जो भाई है वो इस तरह की बातें सुनाकर जाता है। दोस्तों ये लड़की अपने आप को ट्रेन के आगे झोंक देती है। जब ये ट्रेन के आगे गिरती है तो पूरे स्टेशन पर चीखें मच जाती हैं, लेकिन गीत जा चुकी थी। माँ बाप जब भागकर यहाँ पर आते हैं तो रोने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, कहते हैं कि बेटी क्या हुआ। किसी को कुछ पता ही नहीं था इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दोस्तों उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लड़की का जब अंतिम संस्कार किया जाता है, इसके बाद माँ बाप रोते हैं, विलाप करते हैं और ये बात विदुर को पता नहीं होती है। तभी यहाँ पर ये लड़की विदुर ढूंढते हुए विदुर का इंतजार करती है, लेकिन इसे नहीं पता था कि विदुर का घर कहाँ पर है। घर नहीं पता था, विदुर को इसका घर पता था। तभी दोस्तों ये खबर जैसे मचती है तो यहाँ पर देवर बनने वाला था जो विदुर का भाई होता है वो ध्यान रखता है और वो कहता है कि माँ रास्ते का कांटा निकल चुका है। दोस्तों इस लड़की की आत्मा प्रेत योनि में आ चुकी थी। जो गीत थी वो प्रेत बन चुकी थी। दूसरी तरफ जो विदुर होता है उसे छुट्टा छोड़ दिया जाता है, खुला, कहते हैं ना। जैसे ही विदुर को पता चलता है कि मेरी प्रेमिका इस दुनिया में नहीं रही है, विदुर का भी जीने का मन नहीं होता है। विदुर को घर वाले संभालते हैं और कुछ दिन संभाल कर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विदुर की प्रेमिका गीत होती है वो इसी स्टेशन पर इसका इंतजार करती है। तभी एक दिन विदुर घर से छूटकर यहाँ पर आता है, क्योंकि घर वाले ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। करीबन 1.5 महीना हो जाता है। दोस्तों जब ये यहाँ पर आता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से कहता है कि गीत कहाँ पर हो तुम, गीत कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। मैंने सुना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूँ गीत, मैं जीवित नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। दोस्तों यहाँ पर तभी एक गुस्साई लड़की इसके पीछे खड़ी हुई होती है और खड़ी हुई कह रही है कि तुम्हें जब याद नहीं आया जब तुमने शादी के लिए हामी भरी है, तुमने खत के जरिए मुझे लिखवा कर भेजा और तुम आज रो रहे हो, मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों उस वक्त रात को करीबन 2 बजे का टाइम था। स्टेशन पर कोई भी नहीं था। स्टेशन से थोड़ी आगे चलकर वहां पर कोई भी नहीं था। एक डरावना सा चेहरा, एक बुझा सा चेहरा उसके सामने आता है। वो कहता है कि गीत तुम जीवित हो, मुझे बड़ी तसल्ली हुई है। गीत गुस्से में आकर इसकी गर्दन पकड़ती है और 2 तरह की आवाज निकालती है। कहती है कि मैं जीवित हूँ, तुमने मुझसे कहलवाया कि मैं शादी कर रहा हूँ, कैसी है तुम्हारी पत्नी, मुझे तुम्हारे घर का रास्ता नहीं पता, अगर रास्ता पता होता तो अब तक तुम्हें खत्म कर देती, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ती। और विदुर का जो गला है वो घुटने लगता है।
गला उसका घुट रहा था, जैसे वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी देखता है। देखने के बाद जैसे ही वो वहां पर जाता है तो देखता है जब से कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है तो एक डरावना चेहरा उसके सामने आता है। सफाई कर्मचारी राम राम करते हुए भाग जाता है। तभी यहाँ पर ये बताता है, जिसका नाम विदुर होता है, दबी सी आवाज में कि मैं तो यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ तेरे गम में, और तू क्या कह रही है। वो मेरे घर वालों की चाल थी। तभी यहाँ पर ये जो प्रीत होती है विदुर को छोड़ देती है। कहती है कि क्या कह रहे हो। तो यहाँ पर विदुर अब पूरी बात बताता है। कहता है कि 2 महीने हो गए कमरे से बाहर नहीं आने देते हैं, ताला लगा कर रख रखा है। भाई और माता और पिता की चाल थी। अब यहाँ पर गीत गुस्सा होती कहती है कि मुझे अपना घर बताओ, मैं तेरे माँ बाप को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें जान से मार दूंगी। उन लोगों ने मेरी जिंदगी खराब की है। मैं रोज अपने माँ बाप को तड़पता हुआ देखती हूँ अपने लिए। मैं आहोश में आकर वो काम कर चुकी थी जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे माँ बाप कितना रोते हैं मेरे लिए। अब मुझे अफसोस हो रहा है ये सब कुछ कर कर, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई लेने के लिए भी नहीं आया। मैं यहाँ पर तड़प रही हूँ, भटक रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तुमने जो बताया है अब उससे मैं क्या करूँ, क्या करूं मैं। वो कहता है कि तू चिंता मत कर, जो भी ट्रेन आएगी मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा। वो कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी मेरे साथ भटक जाओगे, और मैं नहीं चाहती तुम भटको। दोस्तों इन सारी बातों को वो सफाई कर्मचारी सुन रहा था, पूरी बातों को, और उसे अब वो लड़की भी नजर आ रही थी। अब यहाँ पर ये कहती है कि नहीं विदुर, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे माँ बाप का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैं बहुत पछता रही हूँ ये सब कुछ कर कर। अब जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चला है तो मैं तुम्हारे साथ भी गलत नहीं कर सकती। और इसके बाद जो विदुर होता है वो प्रेमिका उसका फैसला बदल देती है, जो प्रेत योनि में है। वो घंटों तक उस स्टेशन पर बात करते हैं। कहते हैं उसके करीबन 4 साल तक विदुर और गीत बात करते हैं। तब 4 साल बाद एक वक्त ऐसा आता है और ये सफाई कर्मचारी अब सब्रे जगह इस बात को पूर देता है। विदुर अपने घर आना जाना बंद कर देता है। वो गीत के ही माँ बाप के साथ रहता है, उनकी सेवा करता है, उनके लिए घर का प्रबंध करता है, इंतजाम करता है। अपने माँ बाप से सख्त कह देता है कि समझ लो तुम्हारा बेटा विदुर इस दुनिया में नहीं रहा है। 4 साल तक वो अपनी प्रेमिका गीत को समझाता है, क्योंकि उसे गुस्सा बनता था। वो उसके माँ बाप को मारने की धमकी देती है, लेकिन गीत का इरादा बदल जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। विदुर कहता है कि गीत मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन गीत ने उसकी सोच बदल दी थी। सोच बदलने के साथ साथ 4 साल बाद गीत कहती है कि अब मेरा और तेरा बिछड़ना है, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, मेरे माँ बाप का ध्यान रखना। दोस्तों इस सफाई कर्मचारी ने स्टेशन से अपनी जो नौकरी है वो बदलती थी, और जो लोग आते थे वो भी सुनते थे। दोनों रात के वक्त घंटों तक वहीं पर बैठे रहा करते, क्योंकि विदुर ने अपने घर जाना बंद कर दिया था। और इनकी ये प्रेम कहानी इस तरह से होती है। विदुर गीत के माँ बाप की सेवा करता है, और कभी भी विदुर शादी नहीं करता। बिना शादी के ही इस दुनिया से विदुर आज जा चुका है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अपनी गीत की याद आया करती थी। वो उसका पहला और आखिरी प्यार होता है। दोस्तों प्यार इसे कहते हैं जो मरने के बाद भी चल रहा है। प्यार इसे नहीं कहते जो आज आप 2 मिनट का प्यार, 1 मिनट इससे बात की, दूसरे मिनट दूसरा, और तीसरे मिनट तीसरा, और चौथे मिनट चौथा, और आपकी बातें चलती ही चली जाती हैं। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इसमें डरावनी और इमोशनल भरी बातें होती हैं, क्योंकि जब भी गीत विदुर से बात किया करती थी तो वो बहुत रोया करती थी। कहती थी कि विदुर मैं कैसे करूं, मैं इन चीज़ों को कैसे बदलूं? अगर मेरे हाथ में ये चीज़ें बदलनी होती ना तो मैं झट से इन सारी चीज़ों को बदल देती, और मैं तू एक साथ रहते ना विदुर, कितना अच्छा होता, कितने अच्छे लगते ना हम दोनों साथ में, कितना अच्छा वो पल होता। लेकिन 4 साल तक वो ऐसे ही प्रेत के साथ रहता है। दोस्तों एक कहानी प्रचलित कहाँ से हुई? उन सफाई कर्मचारियों की वजह से जिन लोगों ने उन लोगों को बात करते हुए सुना था। तो ये घटना यहीं पर समाप्त होती है, और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, जो मेरा प्यारा परिवार है। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे भाई हैं, और जो रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जिनकी जो पोती है उनका नाम मिष्टी है, और जो मेरी भतीजी हैं,
और जो मेरे भतीजा है जिसका नाम हिमांशु सोनी है और मिष्टी सोनी, दोनों ही बड़े प्यारे बच्चे हैं, इस उम्र में वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इस उम्र में इस चीज़ को देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। शिखा राणा, बहुत प्यारी बहन शिखा राणा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कांता प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी देवी बहन कैसी हो। पुष्पा पांडे, बहुत अच्छी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं, कैसी हो प्यारी बहन। प्रेम गोयल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आदर्श कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश लोनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपका कमेंट बहुत दिन बाद आया है सतीश लोनकर, क्योंकि आप शुरुआत में हमसे जुड़े थे, लेकिन अब आपका कमेंट आया है। यहाँ पर राजपूत उदावत, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। सीमा अरोरा बहन बहुत प्यारी बहन है, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, शायद दिल्ली से हैं। और हमें बाबू बेटी लाडो, सच में ही बहन मैं आपके कमेंट से ना बहुत खुश हो जाती हूँ। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बबीता सिंह, ये भी दिल्ली से हैं, ये भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता बहन, कैसी हो आप भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और आज तो आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। अरुण तिरुपति, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरुण, कैसे हो आप। यहाँ पर पर्वत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद पर्वत कुमार भाई। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना श्रीवास्तव, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लक्ष्मी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। पारस जाखड़ रेगुलर, और 1000 से ज़्यादा इनके कमेंट हो चुके हैं। केवी ज़्यादा राजकोट, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हमारा मनोबल बहुत बढ़ाते हैं और चाइल्ड कहकर हमें बुलाते हैं और बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं। कांति भाई भी इनका नाम है और केवी ज़्यादा राजकोट इनकी आईडी पर नाम है। गीता उपाध्याय, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी बड़ी बहन है हमारी गीता उपाध्याय बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। महेंद्र पांचाल भाई, कई दिनों में आपका नाम आया है, कहाँ थे आप, लेकिन आपका नाम आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजस्थान जिला अलवर, गांव नारायणपुर से किरण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ज्ञान तारा सरस्वती, जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह से इनको बहुत चीज़ों का ज्ञान है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। यहाँ पर मोतीलाल जैन उदयपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत दास, बहुत बहुत धन्यवाद पर्वत दास भाई। यहाँ पर वंदना चंदेल बहुत दिन से कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। भूप सिंह भाई ने आज बहुत बड़ा कमेंट लिखा है और बहुत अच्छी बातें कमेंट में लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप प्रणाम करने योग्य हैं और आपको मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। और सुरेंद्र पाल को सुरेंद्र भाई भी, डॉक्टर सुरेश सोनी भाई भी प्रणाम करने योग्य हैं और यहाँ पर भूप सिंह भाई भी प्रणाम करने योग्य हैं। खुशबू सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ पाटिल, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रतन लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी भाई, कहाँ पर हो आप, आपकी उपस्थिति हमें नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर ब्रजलाल, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ हमेशा बेटी कहती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बेटी बिटिया रानी कहती हैं। और मधु उपमन माँ कैसे हैं आपके पति, और मेरे पिता समान हैं वो, मैं बहुत सम्मान करती हूँ। अंकल जी कैसे हैं, आपको मैं माँ बुलाती हूँ, आप मेरी बहुत प्यारी माँ हो। राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव, बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद से संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई हमारे फरीदाबाद से थे जिनका नाम अनिल साक्या था, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए, अब दिखते नहीं हैं। देवी प्रसाद पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी, बहुत बहुत धन्यवाद, रोज कमेंट करती हैं। श्री सोलंकी भाई रोज कमेंट करते हैं। यहाँ पर वैशाली गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा ब्राह्मण, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत कुमार चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी बहन रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तुलसी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ऐश्वर्य अम्मा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिमला दलाल माँ, मेरी माँ कैसी हो आप। यहाँ पर मेरी एक और बहन है जो माँ के समान होती हैं। यहाँ पर सीमा बहन जो लखनऊ से हैं, बहुत अच्छे और उम्दा कमेंट करती हैं। यहाँ पर मेरी नीता कुंतल, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर हमारी एक और ललिता यादव माँ हैं, वो भी बहुत प्यारे और बहुत बड़े आज उन्होंने कमेंट किए, बहुत अच्छे कमेंट किए। कई भाई ऐसे हैं जिनको मैं रिप्लाई दे देती हूँ तो उनके नाम निकल जाते हैं, तभी कुछ लोगों को रख कर रखती हूँ कि भाई इन्होंने अपना नाम भेजा है तो लेने पड़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं रिप्लाई दे देती हूँ तो फिर आपके नाम वहाँ पर चले जाते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में से आपके नाम हट जाते हैं। और जो भाई मुझे कमेंट करते हैं उनके नाम मुझे लेने पड़ते हैं। महेंद्र दीक्षित भाई गायब हैं, कभी कभी कमेंट करते हैं।
सभी का काम, सभी का प्यार और लाड दुलार। यहाँ पर तुलसी शर्मा भाई बहुत अच्छी कमेंट करते हैं। सीता शर्मा बहन बहुत प्यारी बहन है। सीता मौर्य बहन भी बहुत अच्छी बहन है। और सीता दलाल बहन भी बहुत अच्छी बहन है। पता है, मुझे सभी के नाम याद हो चुके हैं। मेरी मेमोरी पावर तो तेज हो रही है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, आप सभी से बातें कर कर। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे परिवार को सुखी और सही और सलामत रखे। मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, मेरे परिवार को स्वस्थ रखना। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बिताइए। जय श्री कृष्णा।